खमागनीसा। मैं हूं आयुषी शेखावत। दूरदर्शन के बहु पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, हमारा ये धरती धुरारी कार्यक्रम हर बार आपको समाज से सीधा सरोकार रखने वाले व्यक्तित्व से सीधी मुलाकात करवाता है। साथ ही वार्ता के माध्यम से ऐसा एक पुल तैयार करता है कि हमारे मेहमानों के विचार तो प्रकट होते ही हैं, साथ ही आप उन विचारों से लाभ भी ले सकते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिसका लाभ पूरा राजस्थान ले रहा है, और उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि लड़ता है रात अंधेरे से सूरज, लड़ता है रात अंधेरे से सूरज, तब सुहानी सुबह होती है। तपता है सोना आग में, तब कुंदन की बात होती है। और जब बात हो समाज सेवा, जन सेवा, लोकप्रिय नायक की, तब लूण करनसर के सपूत के व्यक्तित्व की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जो हमारे अतिथि मौजूद हैं वो राजस्थान के बीकानेर जिले के लूण करनसर से है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो जन सेवा, समाज सेवा को समर्पित कर दिया है, और वो परिचय की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आप सभी को मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, राजस्थान सरकार, माननीय सुमित गोदारा जी से। आपका बहुत बहुत घणो घणो स्वागत सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका हमारे ये दूरदर्शन का बहुचर्चित कार्यक्रम है, पसंदीदा कार्यक्रम है, और पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश ही हमारे इस कार्यक्रम को देखता है। और आप आज यहाँ आए हैं तो आपके जो विभाग और आपके जो विभाग के जो कार्य हैं, उनके प्रयासों से जुड़ी जो आप कार्य करते हैं, उनसे जुड़ी एक मेरे को एक राजस्थानी कहावत याद आ गई है कि चींटी ने कण अरे हाथी ने मन, यानी कि उपभोक्ता के जो न्याय के प्रण है वो समाज में सभी समानता से आप करते हैं, आपका विभाग करता है बिना किसी भेदभाव के, और ये प्रयास करता है कि सबको सबके अनुसार आपूर्ति जो है मिले उन्हें, और शुद्ध दामों पर जो है उचित मूल्य पर, और सारी सुविधाएं आप उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका जो विभाग है वो ये कार्य करता है। हम आपके विभाग से जुड़ी हुई आगे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके प्रयासों की चर्चा करेंगे, और आप जो जन सेवा करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आपके जीवन के जब हम पहले जो पन्ने खोलते हैं तो हमें आपका बचपन दिखाई देता है, और कहते हैं ना कि बचपन तो सबका यादगार होता है, और आपके चेहरे पे भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई है जब हम बचपन का नाम लेते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान का इतना जाना माना नाम जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, विराजमान है, उनका बचपन कैसा था, शुरुआती जो दौर है वो कैसा था? आयुषी जी, आपको धन्यवाद, आपने जो ये प्रश्न रखा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। मेरा पहली बार दूरदर्शन के कार्यक्रम में आने का अवसर हुआ, और उस दूरदर्शन में जहाँ बचपन में आपने बचपन की बात की, तो बचपन की यादों में दूरदर्शन भी एक उसका अभिन्न हिस्सा रहा है। वो बिल्कुल दूरदर्शन में कार्यक्रम देखना, किस तरह जो कार्यक्रम आते थे, मतलब हकीकत ये थी, जो शुरू में दूरदर्शन आया था तो हम कृषि दर्शन भी देखते थे, बच्चों थे स्कूल के, तो बड़ी जिज्ञासा होती थी क्या क्या कार्यक्रम आते हैं। वो भी एक समय याद है, और बचपन के दिन, विद्यार्थी जीवन के दिन, और मैं कहूँगा कि खेलने के दिन थे, पढ़ने के दिन थे, और परिवार के साथ एक बहुत अच्छा ज़िंदगी की यादें। और जिस विद्यालय में मैं पढ़ा उस विद्यालय की यादें जो जुड़ी हुई। और अभी मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है, अभी कुछ इस रविवार को ही उस विद्यालय जहाँ से मैंने अपना अध्ययन किया, बीकानेर बॉयज़ स्कूल, वहाँ के हमारे जूनियर छात्रों ने एक अभिनंदन कार्यक्रम भी रखा था, तो बड़ी खुशी हुई। तो छात्र जीवन का एक जिंदगी की बेस्ट मेमोरीज है यंग डेज की। जी जी, और हमने सुना है कि आप उस समय जब आपने पढ़ाई की थी, अपना जब छात्र जीवन आप बिता रहे थे, तब आप टॉपर थे। मतलब आप बिल्कुल, मतलब वहीं से ही कहते हैं ना, पूत के पग पालना में ही दिख जावे है। तो तब से ही आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तभी आज आप इतने बड़े पद पर हैं। देखो, मेरे फादर डॉक्टर रहे, कैंसर स्पेशलिस्ट रहे मेरे फादर तो, और वहाँ उन्होंने जिस माहौल में हम बड़े हुए, डॉक्टर्स फैमिली में रहे, कैंपस था तो मेडिकल कॉलेज में, वहाँ बीकानेर मेडिकल कॉलेज में HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। मेरे जैसे छोटी सिस्टर है वो भी मेरे से छोटी है, वो डॉक्टर बनी, तो ये छोटा भाई है वो इंजीनियर। तो इस तरह एक वातावरण ऐसा पढ़ाई का घर में शुरू से ही था, तो अध्ययन का था, एक माहौल था हमेशा।
अध्ययन का था, साथ में एक अच्छा था जिस विद्यालय में मैं पढ़ा वहाँ स्पोर्ट्स का भी बहुत था, तो अच्छा। पढ़ाई में हमेशा मन करता था पढ़ने का और अच्छा शौक भी था। 10th तक ठीक थे, फिर उसके बाद आर्मी में जाने की इच्छा हुई, आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया। तो इस तरह 22 की एज में ही मैंने बिज़नेस व्यापार स्टार्ट कर दिया था। जी। और शौक था स्कूल में, मुझे याद है हम स्कूल में क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। फिर कॉलेज के क्विज़ कॉम्पिटिशन होते थे, उसमें जाते थे। तो एक इंक्विजिटिवनेस थी लर्न करने की हमेशा, कि कुछ ना कुछ नया करते रहें। और पढ़ने का शौक था, एक रुचि हमेशा रीडिंग की शौक रही, रीडिंग का मुझे हमेशा शौक रहा है, हमेशा रीडिंग का। अब मुझे इन दिनों मुझे महसूस होता है कि मैं वो कर नहीं पाता, बल्कि जबकि मैं अपने जीवन का कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत कहीं भी सफल हुआ हूँ तो उसका श्रेय मैं किताबों को देता हूँ। मैं हमेशा जब भी जीवन में कभी कोई ऐसा फेज़ आता जब हम लो फील करते या जब होता, तो हमेशा बुक्स का मेरे को शौक था, हमेशा पढ़ने का, बुक्स का, पेपर्स का, मैगजीन्स का। मुझे याद है जब ये पॉपुलर मैगजीन्स आती, तो जिस दिन वो आती थी मंडे को, उस दिन हम वहाँ जाके बुक स्टॉल पे जाते थे, आती नहीं तो अगले दिन फिर जाते थे। तो एक वो समय भी था कि इतना शौक था इन सब चीज़ों का। जी जी। और स्पोर्ट्स का शौक रही है। स्पोर्ट्स हम जिस स्कूल में थे वो स्पोर्ट्स का था, उसमें स्कूल की हॉकी टीम में थे हम। और स्विमिंग में मैं स्टेट भी स्विमिंग में 2 बार जाके आया हूँ, स्टेट स्विमिंग चैम्पियनशिप। तो स्पोर्ट्स का मुझे हर स्पोर्ट्स का शौक रहा है। तो स्पोर्ट्स का आज भी मैं जब भी मौका मिलता है स्पोर्ट्स खेलने का, मैं बच्चों के साथ, अपने दोनों लड़कों के साथ खेलने का जैसे अवसर मिला। और गर्मियों में जब भी स्विमिंग पूल है तो गर्मियों में जब भी होता है तो मैं स्विमिंग करता हूँ। और मैं बताते हुए मुझे है वैसे कोई कि मैं 1 घंटे तक नॉन स्टॉप स्विमिंग कर लेता हूँ आज जी भी। जी, अरे वाह। आई एम गुड स्विमर, तो आई डू स्विमिंग एट 1 hour एट अ स्ट्रेच एट अ टाइम। तो ये बात है, अभी भी एट दिस एज। क्या बात है। आपने अभी भी बताया, मतलब आज ही मंत्री महोदय साहब की हमें इतनी सारी क्वालिटीज़ जो है वो जानने को मिली है धरती धुरारी के इस मंच से, तो हमारी सौभाग्य की बात है। आपने बताया मैं बहुत अच्छा स्विमर था, खेलकूद में भी आप बहुत अच्छे थे। तो कहते हैं कि अगर खेलकूद में इंसान अच्छा होता है, एथलीट होता है, तो उसका फिजिक जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो क्या इतना आपका जो बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है, मैं समझ सकती हूँ कि पूरे राजस्थान को संभालना एक बहुत बड़ी बात है, तो आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? आप कोई गेम खेलते हैं, योगा करते हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? देखो अभी तो रूटीन सारा ख़राब हुआ है, और इस चीज़ में मैं थोड़ा सा, मेरा थोड़ा अलग रहता है। मैं सुबह वाला नहीं, मैं शाम वाला खिलाड़ी रहा। मैं हमेशा मतलब स्विमिंग भी जाता था शाम को जाता, चाहे साइकिलिंग भी करता था शाम को करता, और वॉक भी करता हूँ तो शाम को करता हूँ। मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, 7:30-8 बजे तक, और उसके बाद दिन शुरू होता हूँ। पर मैंने जैसे जो आपने बात की स्पोर्ट्स की, तो उसका ये लाभ हमेशा मिला कि आप एज ए स्पोर्ट्समैन होते हो तो आपका स्टेमिना अच्छा होता है। तो आप जैसे हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, लूणकरणसर विधानसभा, जब अच्छी शादियां जिस दिन होती है तो उस दिन 500 किलोमीटर मैं अपने क्षेत्र में ही चलता हूँ, सिर्फ लूणकरणसर क्षेत्र में। तो वो चलना, वो इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो स्पोर्ट्स खेले हुए हैं वो काम आते हैं। और आज भी मैं जब भी समय मिल जाता है तो मैं रात को 1 घंटे वॉक कर लूँगा, यार कभी साइकिल चलाई तो साइकिल चला लेता है 1 घंटे। तो ये अभी भी मैं करता रहता हूँ, रेगुलर नहीं हो पाता तो भी ऑफ एंड ऑन करता रहता हूँ। चुनाव से पहले तक तो मैं बहुत रेगुलर था, इसमें मैं 30 में से 20-25 दिन करता था। तो ये मैं मानता हूँ कि आप शारीरिक फिटनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तभी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप यदि खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो सेवा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए और दूसरा एक बात और है, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों आयुषी जी, हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ समय निकालना चाहिए। अपने लिए चाहे घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, कितने ही व्यस्तता में, तो उसमें ही आप और बेहतरीन आप लोगों के लिए कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेले में हो, तो चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे साइकिलिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चल रहा है। तो आपका कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छा चलता है, और कुछ आप खुद के लिए समय निकालते हो, तो आई थिंक यू गेट मोर बेटर आइडिया। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे जो देश के युवा है ये इस चीज़ को बिल्कुल समझेंगे कि फिट रहना है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी युवाओं के लिए जो है खेलो इंडिया योजना बनाई है, और वो हम देखते हैं कि योग दिवस पर भी काफ़ी सजग रहते हैं, खुद जाकर के वो सभी के साथ में जो है योगा करते हैं। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, अगर हेल्थ रहेगी तो हम आगे काम भी कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी लीडरशिप की, बात करते हैं कि एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, आपका मतलब कैसे आपका रुझान रहा कि मैं बड़ा होकर के राजनीति क्षेत्र में ही जाऊंगा? क्या पहले से ही ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर थी, या सोच लिया था आपने कि मैं यही बनूंगा? देखो कहीं ना कहीं एक बात है कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी भी लाइफ में रोल प्ले करती है। मैं जैसे मैंने बताया, मैं छात्र जीवन में ठीक था, तो
पिताजी सोचते थे डॉक्टर बनेगा, तो मेरा डॉक्टर की तरफ नहीं होकर मेरा रुझान आर्मी में जाने का था। जी। आर्मी में इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो फिर मैंने 22 की उम्र में ही बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था मेडिकल का, होलसेल का। मतलब मैंने और कोई कॉम्पिटिशन्स की तैयारी नहीं करी, 22 की एज में ही वो करा। उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से MBA करा हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट में। पर मैं 22 की एज में बिज़नेस स्टार्ट किया और उसमें पूरा ध्यान अच्छे तरीके से दिया। क्यों, एक मेरा हमेशा जीवन में प्रयास रहा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ उसमें एक्सेल करो, आप उसमें अपना पूरा बेस्ट दो, और वही प्रयास उस बिज़नेस में रहा। तो कम समय में मैं थोड़ा सा अच्छा राइज किया। फिर 2000 ये बिज़नेस स्टार्ट किया 96 में, जब मैं 22 साल की एज में था। फिर 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया मैंने। और वो रुझान इसलिए था कि शौक था कि क्षेत्र में, और हर व्यक्ति को शौक होता है, आप जागरूक होते तो आपका मन करता है कि हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो तभी हो सकता है जब आप उस क्षेत्र में आगे आओ। तो मैं उसमें युवा मोर्चा में, जिला में भारतीय जनता पार्टी का हमारा युवा विंग है, उसमें मैंने काम किया 3 साल उसमें युवा मोर्चा में। और मन में यही विचार था कि कहीं ना कहीं, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं कि मन में क्षेत्र में विचार जरूर था कि मेरे को चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए, पर उसके लिए फील्ड में मेहनत करनी जरूरी है। तो मेहनत उसमें करी, और मुझे वो याद है 2008 का चुनाव में था, तब मैंने प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी से, पर मैंने सच्चे मन से प्रयास नहीं किया था, तो उसमें सफल नहीं हुआ। पर उस अनुभव से मुझे ये आया कि यदि मैं सच्चे मन से लगूंगा तो मैं 2013 में सफल हो सकता हूं। तो मैं 2008 से 13 लगातार क्षेत्र में रहा, और कार्य प्रणाली ये रही। फिर मैं संगठन में थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। संगठन में युवा मोर्चा के बाद में हमारे संगठन में मंडल अध्यक्ष होता है, फिर जिला मंत्री और जिला महामंत्री का दायित्व 4 साल मेरे पास रहा पार्टी में, मतलब संगठन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। पर उसके साथ मैंने एक काम किया, मैं हमारे जो क्षेत्र के जितने गाँव थे उन सब गाँवों में मैंने भ्रमण करना शुरू किया, जाना। और मैं अकेला ही जाता और मेरे साथ एक व्यक्ति जाते थे, हम 2 जाते थे। और मैं कोई क्षेत्र में जानता नहीं था सबको, मेरे पास के गाँव को जानता था, सबको नहीं जानता था। तो एक एक गाँव में जाके मैंने सबसे संपर्क करना शुरू किया, डायरी लेके जाता, मिलता रहा लोगों से, तो लोगों को अपना परिचय बताता। लोग जानते ही नहीं थे कि क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। मैंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो लोगों को ये मजाक सी लगती थी, कैसे, क्यों हमारे उधर बड़े पुराने लीडर थे, जमे हुए लीडर थे, तो लोगों को लगता था उनका तो कौन हटा सकता है। तो पर मैं फील्ड में लगातार इस तरह 4 साल रहा। फिर मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए, तो उसमें लोगों का आना शुरू हुआ। फिर एक बार हमारे वहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम बना था, तो उसमें अच्छी संख्या में गैदरिंग हुई, तो उससे पार्टी में चर्चा शुरू हुई। तो 2013 में पार्टी ने मुझे अवसर दिया वहाँ से लून कंसर से, तब मैं 38 साल की उम्र ही थी। तो उसमें चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था, उसमें 4000 मतों से मैं पराजित हुआ था, उसमें रह गया था। पर 2013 से 18 हारा जरूर था, 163 सीटें जीती थी पार्टी ने। तो सब जगह, कई जगह मजाक भी बनती थी कि सब जीते आप कैसे हार गए। पर वो कहीं ना कहीं मजाक मेरे लिए प्रेरणा बनी। मेरे को लगी कि मेरे को चुनाव आगे निकालना है और मेहनत करनी है। तो मैं 5 साल लगातार क्षेत्र में रहा, और क्षेत्र में तो रहा, पर मैं सरकार से योजनाएं बहुत लेके आया। तो मतलब उस समय में जब मैं विधायक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का पराजित प्रत्याशी था, पर मैं सरकारी योजनाओं में लाइट के GSS लेके गया, ट्रांसफॉर्मर्स लेके गया। और मेरे क्षेत्र में 152 गाँव है, उसमें 60 गाँव में मैं पेयजल की योजना लेके गया, पानी की नई पाइपलाइंस की योजना लेके गया। तो वो, हाँ, तो बिल्कुल वो प्रयास मुख्यमंत्री कार्यालय से तो करते गए, तो उसका लाभ मिलता गया। तो उसका लाभ 2018 के चुनाव में, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, तो जनता ने वहाँ से जिता कर भेजा, और वहाँ भी त्रिकोणीय चुनाव था। और 2013 से 18 में भी मैं गाँव में लगातार गया। मेरी एक ये शैली रही है कि मैं गांव में लगातार जाता हूं। अब 18 में जब विधायक बना पहली बार, दूसरा चुनाव था, तो उसके बाद भी मैं डायरी लेकर, मेरा डायरी एक जीवन का हिस्सा है, डायरी और पेन लेकर मैं, और एक ही व्यक्ति को साथ लेके जाता हूं, ज़्यादा नहीं। और गांव में गाड़ी खड़ी करते और डोर टू डोर गांव में संपर्क वापस किया मैंने विधायक बनने के बाद ही। समूचे 152 गाँव में मैंने 288 दिन लगाए और 3 साल ये अभियान चलाया। और प्रत्येक गाँव में मैं जाके आता, और प्रत्येक व्यक्ति नए मिलते, नंबर मैं खुद अपने हाथ से लिखता, नंबर और हाथ से नंबर लिखता, और गांव में क्या क्या समस्या है वो तो लिखता ही रहता। तो हर व्यक्ति से मिलना, जैसे एक गांव में मान लो उसमें 200 घर हैं, तो 200 घर में मैं हर घर में नहीं जा सकता, 50-60 घरों में जाके मैं आता। और जहाँ 1000 से ज़्यादा वोट है वहाँ मैं 2 दिन जाता, 2000 से ज़्यादा वोट है वहाँ 3 दिन जाता। तो इस तरह डोर टू डोर मैंने प्रत्येक गाँव में ये कार्यक्रम किया। और फिर वो जो मैं लेके आता था नंबर्स, उसको जब विधानसभा सत्र चलता, तो उस सत्र में मैं पूरे टाइम बैठता विधानसभा में। तो मेरी एक थी, मैं हमेशा ये अनुशासित, जो हमारे माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, गुलाब जी कटारिया जी रहे, तो उनके मार्गदर्शन में ये था कि ड्यूटी सदन में पूरे टाइम रहा। तो जिस समय हमारा बोलने का अवसर नहीं होता, तो उस समय बैठे बैठे मैं वो
डाटा उतारता था, मैं खुद फेर उतारता था। जी। फिर मेरे ऑफिस में कंप्यूटर से फिर फेर उतरते, तो इस तरह करने का मुझे खुद को काम करने का शौक रहा। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो दूसरी बार लगातार जीत थी वो उसका कारण वो गांव में डोर टू डोर जो संपर्क था, और एक मैंने और जो मुझे लगता है शायद जो कार्य किया जिसका बताना यहाँ जरूरी है कि विधायक निधि से 5 साल में 19.25 करोड़ रुपए हमें मिले हर विधायक को, और 19.25 करोड़ के 19.25 करोड़ रुपए जब चुनाव की आचार संहिता हुई उस दिन तक सारे के सारे काम हो चुके थे, एक भी रुपए का काम पेंडिंग नहीं था। तो और उसमें मैंने 6 अगस्त से और 28 सितंबर तक यात्रा निकाली थी, जनसेवक विकास यात्रा, जिसमें सारे के सारे उद्घाटन किए थे। जी। और मैं बताते हुए मुझे गर्व भी होता है कि 19 करोड़ 25 लाख में से 8 करोड़ के कार्य मैंने सिर्फ सरकारी विद्यालयों में कराए, स्कूल में रूम्स, लड़कियों के लिए शौचालय, चाहे टीन शेड हो, हाँ बिल्कुल शिक्षा के लिए बिल्कुल से। और मेरा टैगलाइन भी वहाँ पे यही है कि शिक्षित लूणकरण सर, विकसित लूणकरण सर, यही हमारे हर जगह टैगलाइन यूज होती है, शिक्षित लूणकरण सर, विकसित लूणकरण सर, क्योंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा में पीछे था, तो उसमें हमारा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में काम करे जाए। तो उसका भी मुझे लाभ मिला कि विधायक होके सारे के सारे काम पूरे समय पे हुए, और एक साथ में हमने पूरा प्रयास किया था कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए, और उसमें स्टेडियम्स के भी हमने काम कराए, स्टेडियम्स के बच्चों के लिए स्टेडियम्स के बनाए, ओपन जिम्स बनाए, क्योंकि शहर में तो ये सामान्य चीज़ है ओपन जिम होना, झूले लगना, पर गांव में ये चीज़ सामान्य नहीं है। तो वहाँ बड़ा मुझे उस चीज़ का लगा, और मेरा आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि गांव में और स्टेडियम बनाए जाएं, और खेलों के लिए और कीजिए। हमने कबड्डी की मैट्स दी जो अच्छी इंटरनेशनल में यूज़ होती है, तो उस तरह कई गाँव में हमने कबड्डी की मैट्स दी, तो स्पोर्ट्स के लिए भी रुचि बहुत रही, स्टेडियम्स का भी हमने अच्छे काम किए। तो ये आने वाले समय में और प्रयास रहेगा कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जीवन में हम काम करते हैं तो हम भी निरंतर सीखते रहते हैं एज प्रोग्रेसेस की कोई कमियां रही उसको और हम अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इस बार जो विधायक निधि का मिलेगा तो उसका और अवसर लेंगे, और एक जैसे बड़े काम हमने किए, केंद्र की योजनाएं आई तो उसमें हमने गांव के माध्यम से जो सड़कें निकल रही है, तो उसमें मंत्री महोदय साहब जी, आपने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है और शिक्षा के लिए काम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपके पास इतनी सारी बातें, इतनी सारी योजनाएं, आपने किए हैं काम इसीलिए है क्योंकि आपने जन सेवा किया है, और कहीं ना कहीं जहां आपने लूणकरण सर में शिक्षा के लिए इतनी सारी योजनाएं की हैं, इतने सारी सुविधाएं आपने बालिकाओं के लिए फैलाई है, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो सदैव ही आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। अब हम आगे बात करेंगे आप ही के विभाग की, उपभोक्ता मामले विभाग की। हम जब बात करते हैं और पूरा जो राज्य है वो सारी आपकी योजनाओं का जो है वो लाभ उठाएगा, तो जब हम बात करते हैं हम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की, तो उसमें आपकी क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने हमारे संकल्प पत्र में वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उनकी शुरुआत उन्होंने करी, और 1 जनवरी से 450 रुपये में गैस सिलेंडर राजस्थान सरकार उपलब्ध करा रही है। और ये योजना इसलिए इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में हम आते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान जहाँ पर माताएं और बहनें ज़्यादातर सिलेंडर नहीं होते थे उस समय लकड़ी या और थेपड़ी जो हमारे हमारे स्थानीय भाषा में कहते हैं मिट्टी के चूल्हे पे बिल्कुल खाना बनाती थी, और उसमें वैज्ञानिकों का कहना था कि 1 घंटे वो महिला जो करती है उससे 400 सिगरेट बीड़ी के बराबर धूम्रपान का जो नुकसान होता है वो शरीर को होता था। तो इतनी बढ़िया योजना आई जिसने गाँव में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ गए, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। सेहत के लिए जो है वो लाभप्रद भी नहीं है, हानिकारक है, क्योंकि धुआं उठता है तो फेफड़ों तक जाता है और हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है, और साथ ही साथ जो है लकड़ी, पेड़ भी इतने सारे काटे जाते हैं तो हमारा जो ये वातावरण है, वन जो संरक्षण है उसके लिए भी हानिकारक है। तो ये तो बहुत अच्छी योजना है। वो कौन सी योजना है? और हम देखते भी है कि हमारे जो सरकारी जो एड्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी साहब ने, देखते हम एड बनाए हुए हैं महिलाओं के लिए कि महिला जो है सुविधा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, और जो मिट्टी के चूल्हे बंद होकर के गैस सिलेंडर से जो है काफ़ी सुविधा हो जाती है। तो आपके शायद जहाँ तक मैं सही हूँ उज्ज्वला योजना जो है वो चलती है आपके विभाग से, तो उसी बारे में एक बार आप बताइए। ये केंद्र की योजना उज्ज्वला योजना, और उसमें हमारे जो भी नए सिलेंडर जैसे अभी विकसित भारत कैंप हुए थे उस संकल्प यात्रा के दौरान, उसके दौरान नए आवेदन भी लिए गए
जो वंचित लोग हैं उनको भी नए गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें 73 लाख राजस्थान में उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ता हैं, जिसमें उनको सब्सिडाइज 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, बहुत ही कम रेट में, और 12 सिलेंडर साल में दिए जा रहे हैं, और उसमें अधिकतम चाहे महीने में 2 भी लो, पर साल में अधिकतम 12 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। और एक जो वंचित वर्ग के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए भी कोई योजना है कि अगर वो इतने भी नहीं दे सकते हैं रुपए, तो उनके लिए कुछ है स्पेशल अपनी योजना? नहीं, ये अभी तो 450 का सबका है, अभी 450 का है। देखो आने वाले टाइम में और क्या सरकार करती है। और बाकी हमारे विभाग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण योजना जो है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ वो दिया जा रहा है, वो भी विभाग द्वारा ये योजना की जा रही है। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 5 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए इस योजना के लिए किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका राजस्थान की जनता को भी लाभ होगा। आप इतने युवा हैं और पूरे देश के जो है जाने माने जो राज्य है राजस्थान में से एक के मंत्री हैं, और आपने जो है मंत्री का पदभार संभाल रखा है, कैसा अनुभव रहा आपका? आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। मंत्री वाला तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरा चुनाव ही जीता था जी। तो मुझे वो, और मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा खुश ही रहता हूँ, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, पर ये जिम्मेवारी मिली तो बड़ा इसका एहसास भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि। और जिस चीज़ को, जैसे हम कोई भी नई चीज़ होती है तो उसको मन करता है अच्छे तरीके से करें, और एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, और साथ में ये भी कि आपके पार्टी का, सरकार का और आम जनता का और आपके क्षेत्र का सारा उनका ये रहता है कि आप कैसे कार्य करते हैं। तो वो जिम्मेदारी का एहसास है, और कहीं ना कहीं मन में ये रहता है, बैक ऑफ माइंड में, कि अच्छा काम कर सकें, जितना हम प्रयास कर सकें, अच्छा काम करके अपनी छाप छोड़ें, जिससे सरकार में भी अच्छा संदेश जाए, पार्टी में और आम जनता में भी जाए कि जो मैसेज दिया। तो ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे रोज एहसास होता है। जिस दिन भी मैं सुबह उठता हूँ मुझे लगता है कि आई हैव टू डू गुड, ताकि कहीं ना कहीं मेरे कहीं प्रयास से कहीं ना कहीं आम जन को लाभ मिल सके। जी। और एक मंत्री महोदय साहब, आपकी जो विभाग की जो योजना है वो वन जो है नेशन राशन कार्ड की जो योजना है, कि कैसे शुद्ध जो गुणवत्ता वाला जो सामान है वो राशन कार्ड बनते हैं और राशन की दुकानों पर मिलते हैं, तो उसके लिए आपका विभाग क्या प्रयासरत है, क्या कार्य कर रहा है? आपने ये बहुत बढ़िया बात उठाई, वन नेशन वन राशन कार्ड का। उसमें इतने समय तक क्या होता था, कोई यहाँ से मान लो प्रवासी राजस्थान का है, जो यहाँ पे उसको खाद्य सुरक्षा में लाभ मिलता था, पर वो बाहर चला गया तो उससे बाहर वहाँ लाभ नहीं मिलता था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक योजना है कि कोई भी मजदूरी करने, कोई भी अपने काम करने बाहर जाए तो दूसरी जगह से भी उसको वो खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। तो देश में पहली बार ऐसी योजना लेके आई हैं जिसका आम जन को लाभ मिल रहा है, और इसकी बहुत ही प्रशंसा सब जगह की गई है। और साथ में हमारे विभाग द्वारा एक और भी कार्य किया गया है नवाचार के रूप में, कि जो विकलांग हैं, दिव्यांग के लिए उनको घर जाकर जो है उनको दिव्यांग, और जिनकी 80 साल से ऊपर है उम्र और जो 18 साल से कम है, उनके लिए घर जाकर वो राशन डीलर है, वो घर जाकर उनको राशन आवंटन करके आए। जी, मैं भी हमारे दर्शकों को कहूंगी कि हमारा जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जो विभाग है वो आप सभी के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आया है, तो आप सभी लाभ उठाइए। मंत्री महोदय जी यहाँ पे है, जैसी वो योजना बता रहे हैं आप उनके विचारों को सुनिए और वो लाभ आप भी उठा सकते हैं। हम आगे बात करेंगे, अभी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करी है, तो हम बात करेंगे आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जो सोशल कमिटमेंट्स है, और आपका एक राजनीतिक क्षेत्र है, तो कैसे इनमें आप समन्वय करते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? देखो, ये रहता तो टफ है, पर पूरा प्रयास रहता है करने का। और जैसे इसको 2 फेजेस में बांट सकता हूँ। एक तो अभी का फेज है हाल का, ये अभी 2 महीने जैसे मंत्री के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, और एक पिछले 5 वर्ष का था जिसमें एक विधायक के रूप में था। तो उसमें बिल्कुल पूरे क्षेत्र में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की, तो मैं लगातार क्षेत्र में कार्यक्रमों में लगातार जाता रहता था, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में कहीं हम बैठने जाते, तो वो लगातार रहा, और परिवार के लिए भी समय निकलता रहा। पर अब इस समय थोड़ा सा इसको बैलेंस करना अब ये टफ टास्क है। अब इसको देखो समय बताता है कैसे कर पाते हैं, पर पूरा प्रयास रहेगा। पर एक बात आयुषी में जरूर कहना चाहूँगा कि परिवार हमेशा एक बैकबोन होता है, और जब आप परिवार के साथ समय निकालते हो तो उससे आपको एक ऊर्जा मिलती है। और मैं अभी भी हमेशा प्रयास करता हूँ कि परिवार के साथ थोड़ा समय जरूर निकालूं, चाहे रात को लेट हुआ तो भी 1 घंटे 2 घंटे बैठूं, तो उससे
वो एक स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और एक यू फील गुड अबाउट इट। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जहाँ तक हम सब जानते हैं कि आपके दो परिवार है, एक तो हमारा जो आमजन है और एक आपका जो परिवार है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे जो बड़े पद पे आप हैं जैसे कार्यरत रहते हैं, तो परिवार की शिकायत रहती है कि क्या हमको टाइम ही नहीं देते, वक्त ही नहीं देते, तो ऐसा आपके साथ भी होता है? ये बिल्कुल बात सही है। मैं घूमने का जैसे परिवार के साथ काफ़ी टाइम से कह रहा था कि जाने का, पर पहले 13 से 18 ये हुआ कि अब की चुनाव निकालेंगे तब होंगे, 18 से 23 में कब निकलेंगे, तो कोरोना 2 साल आ गया बीच में, तो ऐसे करते करते 10-12 साल निकल ही लिए। तो ये भी एक हकीकत है, कहीं ना कहीं आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसके कहीं ना कहीं एडवांटेज हैं, कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज हैं, कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मैं बैलेंस नहीं कर पाया, तो ये कमी तो कहीं ना कहीं रही है बात की। अभी हम आपको देख रहे हैं कि आपका जो फेस है उस पर एक चमक है, एक कहते हैं ना सूरज की जो चमक है। आप गेम भी खेलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो तनाव दूर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहते हैं आप, तो किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को संगीत सुनना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बनाकर खुशी मिलती है कि वो अपना जो है तनाव दूर करते हैं। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपको संगीत पसंद है, आप क्या करते हैं? मैं संगीत का शुरू से ही शौकीन रहा हूँ। म्यूज़िक हर किसी को रहा है, तो म्यूज़िक का मेरे पास आज भी लगभग 500 कैसेट्स पुरानी आज भी पड़ी है। वो पुरानी अब वो काम नहीं आती, टेक्नोलॉजी चली जमाना गया, जमाना गया। रील वाली बिल्कुल आती बिल्कुल थी, वो आज भी मेरे घर में बेड के नीचे रखी हुई है, वो आज भी उसके याददाश्त के रूप में। हाँ, तो पुरानी। मुझे वो दिन याद है। मेरे मदर उस टाइम मुझे डांटती थी कि 100-100 रुपये कैसेटें आती थी 99-2000 में मैं लेके आता था, मम्मी यूँ डांटती थी कि इतना क्यों पैसे खर्च करता है। तो शौक हमेशा रहा, पर म्यूज़िक का हमेशा शौक रहा, और अभी भी जब भी अवसर मिलता है तो गाने सुनने का जब भी अवसर मिले सुनना चाहिए। संगीत और वो जो कैसेट्स आती थी वो ए साइड और बी साइड चलाने वाली आती थी, बड़ा यादगार पल थे, मतलब वो वाले भी जमाना। और पूरा जो हमारा ड्रॉज है या हमारी दीवारों पे ऐसे जो खाने बने हुए वहाँ पर ऐसे सजी हुई रहती थी, बहुत ही सजी हुई होती थी। और उसमें रिवाइंड करने गाना वापस सुनना होता था, रिवाइंड भी मुश्किल से होता। अब तो सारे सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, अब तो आजकल तो हर चीज़ हमारे हाथ में आ गई है। तो मंत्री महोदय साहब, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, अगर आप सुनाना चाहें कि कोई आपका पसंदीदा गीत। गाने की मेरी आवाज़ ख़राब है, इसलिए मैं गाने की मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर मुझे एक लम्हे का गाना जरूर वो हमेशा याद आता है। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये लम्हे चले गए तो हम फरियाद करेंगे, ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। क्या बात है। इसीलिए हमारी जो जनता है वो आपसे प्रेम स्नेह रखती है। वैसे मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, मैं सुनने में अच्छा हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा कि मतलब आपने मंत्री महोदय साहब ने हमें गाना सुनाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें गाना सुनाया। और आगे की जो है योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे कि आमजन है वो अपना जीवन जो गरिमा के साथ में और सम्मान के साथ जी सके, तो उससे आपका जो विभाग है वो क्या योजनाएं लेकर आया है और कैसे प्रयासरत है आपका विभाग? देखिए, एक बात ये थोड़ी कड़वी हकीकत भी है कि काफ़ी लोग हैं जो आज भी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जिनको गेहूँ मिलता है व्यक्ति को 5 किलो, उससे वंचित हैं। आज भी बहुत जगह जो वंचित है उनको मिल नहीं पा रहा। तो ये एक हमारे विभाग के सामने लक्ष्य है, टारगेट है। हम भी गाँव में जाते हैं और बहुत से जनप्रतिनिधि हैं वो भी आते हैं, सब ये बात कहते हैं कि साहब ये NFSA का पोर्टल है उसमें खोला जाए ताकि और वंचित लोगों को मिल सके। पर उसमें आयुषी जी राजस्थान का 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है, उससे ज़्यादा आबादी को हम दे नहीं सकते, राशन आवंटन कर नहीं सकते। 4 करोड़ 46 लाख की आबादी, और वो हम लक्ष्य कर चुके हैं पूरा। अब इसमें जब तक नया सेंसस नहीं आएगा तब तक उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। पर इसमें एक कार्य जरूर है कि इसमें बहुत से सक्षम लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उनको हम निवेदन करेंगे, निवेदन कर भी रहे हैं कि वो स्वतः ही इस योजना से या तो नाम हटाए या फिर कुछ ना कुछ, अब तो 4-5 दिन में आचार संहिता लगने है, उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि जो सक्षम लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से इनको योजना से दूर कर जो वंचित है उनको लाभ मिला जाए। जैसे लगातार सरकारों द्वारा ये प्रयास रहा, काफ़ी सरकारी कर्मचारी थे जो इस योजना से लाभ ले रहे थे जो कि गलत था, तो उनका नाम हटाए गए। और अब इस तरह बहुत है, जैसे किसी के कोई भूमि है, सिंचित भूमि बहुत ज़्यादा है, तो बहुत से लोग हैं। तो ये काम करना मेरे लिए एक टारगेट के रूप में रहेगा और हमारे विभाग के लिए भी रहेगा, ताकि वास्तव में जो कई गरीब जो वंचित है उनको लाभ मिल सके। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके जो विभाग से हैं सभी को योजनाएं, क्योंकि जो आपका विभाग है
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है वो रोज़मर्रा के जीवन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी को रोज़ खाने के लिए आटा गेहूं चाहिए होता है, घी चाहिए होता है, सिलेंडर चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो वो आपका विभाग कर रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी सारी योजनाएं हैं। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आपके विभाग में एक तो गैस सिलेंडर जो सब्सिडी योजना है, राशन कार्ड योजना है, और ऐसी कौन कौन सी योजना है जिससे हमारा जो है राज्य वो लाभ ले सकता है? अब ऐसे हमारे विभाग अभी जो गेहूं है, गेहूं जो भी है, अभी जो गेहूं का सीज़न आ रहा है तो उसमें जितना भी बाइंग होगी वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से वो हमारा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ही कर रहा है। उसमें 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान सरकार में प्रोक्योर करेगी, जिसमें और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो उन्होंने भाजपा संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को अच्छे भाव देंगे, तो केंद्र का समर्थन मूल्य 2275 रुपये क्विंटल का है और उसमें 125 रुपये बोनस राजस्थान सरकार अपनी तरफ से दे रही है। तो 2400 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं की खरीद सरकार कर रही है और उसका ऑनलाइन सारे सिस्टम ऑन हो चुका है, उसमें किसान रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ये भी एक महती योजना है जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार और विभाग ये कार्य करता है, जिससे किसानों को लाभ मिलता है। ये भी एक लगातार काम हमारे जो है आमजन को लाभ तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपकी भी अपेक्षाएं हैं हमारे आमजन से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं आमजन से? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये सभी से है कि भाई जो सक्षम लोग हैं वो इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना है उससे स्वतः ही, जैसे जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद है निवेदन किया था जो सिलेंडर के लिए जो सक्षम लोग थे क्या गिव इट अप का, और उसमें वास्तव में कम से कम भारत में 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं ने वो सब्सिडी छोड़ी थी। तो इस तरह की यदि हम राजस्थान में भी कुछ जो सक्षम लोग हैं वो यदि इस योजना से स्वतः ही होएं तो बहुत ही ये भी एक पुण्य का काम होगा, और जो गरीब और वंचित हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा जो गांव में इस योजना से जुड़ नहीं पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये इस योजना का हम ये चाहेंगे कि इस योजना से लोगों को फ़ायदा मिल सके। जी, और सभी दर्शकों ने आज जान लिया होगा, उनकी सारी जितनी भी जिज्ञासा है उनका समाधान हुआ होगा। आप यहाँ मंच पे पधारे हैं। तो मंत्री महोदय साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो ये मंच है, दूरदर्शन हमारा जो केंद्र है, तो उस ज़माने में जो है ये दूरदर्शन ही चलता था। तो आपका कोई ऐसा पसंदीदा कार्यक्रम या धारावाहिक रहा है जब आप देखा करते थे परिवार के साथ सब इकट्ठे होकर देखते थे? मतलब वो पुरानी यादें तो आज भी जब हम याद करते हैं तो एक मुस्कुराहट ही आ जाती है। तो आपका कोई फेवरेट सीरियल था? दूरदर्शन तो सबकी ज़िंदगी का हिस्सा था। सारे ही सीरियल आप देखो, मुझे याद है संडे को छुट्टी होती थी स्कूल की तो सुबह 9 बजे दूरदर्शन शुरू होता था, तो उस समय सुबह से ही लग के बैठते थे। वो दूरदर्शन का वो म्यूज़िक चलता था, उससे म्यूज़िक से गोल घूमते हुए दूरदर्शन का लोगो चलता था, उससे देखकर पूरे दिन संडे को देखते थे। और मुझे स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम आपके 4 बजे आता था, और आप सारे ही कार्यक्रम याद हैं आपके, चाहे हम लोग हो, बुनियाद हो, उस समय जब हम बच्चे होते थे तो पूरे का पूरे लोग देखते थे। ये जो है ज़िंदगी, ये भी एक कार्यक्रम आते थे। ये सारे उस टाइम 85, 84 के 86 के प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो दूरदर्शन को आज मिस नहीं करता। जो उस एरा का व्यक्ति रहा है उसको हमेशा ही दूरदर्शन से यादें जुड़ी हुई रही है। चाहे और न्यूज़ भी इतनी थी, 8:45 पे न्यूज़ आती थी, तो सारे न्यूज़ का भी था, न्यूज़ का भी क्रेज था। बिल्कुल फिक्स टाइम बिल्कुल याद है। न्यूज़ का सारों का था, एंकर्स थे सारे के सारे, एंकर्स के बारे में थे, सलमा सुल्तान थे एंकर सारे, बिल्कुल उनको तो सभी याद करते हैं, सभी थे। उषा एल्बर्क्यू थे, इंग्लिश में थे। ये काफ़ी अच्छे एंकर्स थे सारों का। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा बचपन में आप देखते थे बैठ करके कि क्या कभी मैं इस मंच पे पधारूंगा? इतनी आपको गट्स फीलिंग थी अपने अंदर? नहीं, कभी कोई नहीं सोच सकता था साहब। दूरदर्शन में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दूरदर्शन के बारे में तो उस टाइम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जीवन का एक हिस्सा था। टीवी के मैचेस हो, चाहे ओलंपिक्स हो, कोई भी हो, स्पोर्ट्स के हो, तो उसमें कोई सोच ही नहीं सकता था कि दूरदर्शन में गए। तो आज आपने आने का अवसर दिया तो बहुत एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग हो रही है कि पुराने दिन याद आ रहे हैं सारे जी। तो और जितने दिन दूरदर्शन के थे, चित्रहार शाम को 8 बजे आता था, देखने बैठते थे सारे के सारे प्रोग्राम्स। तो बहुत ही उन दिनों दूरदर्शन मुझे याद है 7 बजे शाम को, 6:30 से 7 बजे शाम को शुरू होता था। फिर धीरे धीरे
90 में फिर ये दोपहर में आना स्टार्ट हुआ, नहीं तो सिर्फ शाम को ही चलता था दूरदर्शन। जी जी। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर दूरदर्शन के जो है माध्यम से आप दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। तो जाते जाते अंतिम चरण पे है हमारा जो धरती धुरारी कार्यक्रम है, जाते जाते छोटी सी लाइन में आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने कार्यक्रम का नाम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, धरती धोरांगी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो धोरों का ही क्षेत्र है। और आप काफ़ी राजस्थानी भाषा को भी प्रमोट करते हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे उधर भाषा वही है और बिल्कुल आनी चाहिए, अपने क्षेत्र की भाषा है। जी बिल्कुल। और कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध कविता है धरती धोरांगी। जी बिल्कुल। इन पर देव रमन ने आवे, रो जस नर नारी गावे, तो बहुत ही शानदार धरती धोरारी, तो बिल्कुल वास्तव में, और बहुत ही शानदार उसकी म्यूजिक के रूप में भी वो कविता गाई हुई है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अपने एक देश के नागरिक के रूप में भारत हमारा जो आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में अपनी परचम लहरा रहा है, तो हम सबको बस एक ही स्वभाव जरूर जो मैं सबको कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव रहा है, हो सकता है मैं सही हूँ, कि हमें बस मेहनत करते रहने चाहिए और समस्याओं को सामना करके आगे बढ़ें। और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के जिस तरह सर्वश्रेष्ठ आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम 5वें नंबर पर, आने वाले समय में हम 3रे नंबर पर होंगे, तो उसका अर्थ ये सोचिए कि कितने देश में विकास के काम होंगे, कितना देश में पूरे विश्व में भारतवंशियों ने अपना नाम करा है, तो हम भी अपने इस देश का नाम और ऊंचा करें और दिन रात मेहनत करेंगे, तभी ये होगा। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस दूरदर्शन के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य की बात है कि इतनी व्यस्तता के चलते आप यहाँ पधारे और हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ, आपके विचार सभी जगह पहुँचे और पूरे राजस्थान में आपकी योजनाओं का जो है वो लाभ मिलेगा। तो धरती धुरारी के इस मंच से हम जाने से पहले हम सभी एक साथ मिलकर कहेंगे कि हम सदा ही एक दूसरे की जय करेंगे, समाज समानता से सबकी भलाई करेंगे, समाज अभय बने, समाज सशक्त बने, इसलिए सर्व हिताय सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, इसी संदेश पर चलते रहेंगे। तो आज हमारे साथ दूरदर्शन की धरती धुरारी में उपस्थित थे कैबिनेट मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राजस्थान सरकार माननीय सुमित गोदारा जी। ऐसे ही अगले अंक में हम समाज की ऐसी ही शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए आयुषी शेखावत को इजाज़त। राम राम सा।